इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज के दौर में हमारे लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है हमारी हेल्थ और मनी। ओवर द इयर्स हमने ये सीखा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे बनते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ाई की और फिर इन स्किल्स को लर्न किया। लेकिन शायद ही कोई हो जिसने पर्सनल फाइनेंस को पढ़कर डेब्ट मैनेजमेंट की स्किल्स सीखी हो या जिसने बहुत पैसे सेव कर लिए हों। इसकी मेन वजह यही है कि हमने फाइनेंस को भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही समझा है। जैसे फिजिक्स में हम लॉ और रूल्स को समझते थे, ठीक इसी तरह हमने फाइनेंस को भी समझा। हमने फाइनेंस के फॉर्मूलाज और रूल्स सब याद कर लिए। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस को फिजिक्स की तरह नहीं समझा जाता है, बल्कि फाइनेंस या यूं कहें हमें मनी की साइकोलॉजी को समझना होता है। दोस्तों नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज। आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, और इसके ऑथर हैं मॉर्गन हॉसेल। दोस्तों, पैसा आपको हर जगह दिखेगा और पैसा ही हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और हमें कंफ्यूज भी करता है। हर इंसान का पैसे को लेकर अलग अलग परसेप्शन है और हर इंसान अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस को लेकर अक्सर हम यही सोचते हैं कि इसे भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही फार्मूलाज और रूल्स के हिसाब से समझा जा सकता है, और अक्सर हम फाइनेंस को समझने के लिए कई सारे फार्मूलाज और रूल्स का यूज भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता है कि सारे फार्मूलाज और रूल्स अप्लाई करने के बाद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम फार्मूले तो सारे याद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप नहीं कर पाते हैं जो पैसे सेव करने के लिए हमारे काम आए। यानी आप पैसे को तभी सेव कर पाएंगे जब आप अपने अंदर के बिहेवियर को बदलेंगे। आप अपने अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप करेंगे कि आपको वाकई में पैसे सेव करने हैं और आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को जब आप सुनेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी एक्चुअल में होती क्या है, किस तरह अपने बिहेवियर की वजह से ही हम रिच और पुअर बनते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल चलता है कि बिल गेट्स इतने अमीर कैसे हो गए? क्या बिल गेट्स अपने लक की वजह से अमीर हुए थे या फिर उन्होंने अमीर होने के लिए मेहनत की थी? आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट ने अपनी सारी वेल्थ 50 से 60 साल की एज के बाद बनाई? क्या पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसे की तरफ भागने की जरूरत है? क्या पैसे को हम्बल बनकर अट्रैक्ट किया जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझाने के लिए कई सारी केस स्टडीज भी दी गई, और उन केस स्टडीज से आपको ये मालूम होगा कि पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा सेव करना एक सॉफ्ट स्किल्स, और आप आज उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जान लेंगे। आज इस डिस्कशन में पैसों को लेकर आपका जो भी परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप अमीर दिखना नहीं बल्कि बनना चाहते हैं तो चलिए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यू करते हैं। नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हर इंसान का नेचर और बिहेवियर अलग अलग होता है और हर इंसान का सोचने का नजरिया भी एक दूसरे से काफी अलग अलग होता है। जो मेरी नजर में अच्छा है हो सकता है वही चीज आपकी नजर में खराब हो, और जो चीज आपको अच्छी लगती है हो सकता है वो चीज मुझे कभी पसंद ही ना आए। यानी हम सबका परसेप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है और अक्सर हम उस परसेप्शन के बेस्ड पर ही दुनिया को और लोगों को जज करते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते हैं और उस बेसिस पर भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपना परसेप्शन बना लेते हैं। जिस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर लोगों के परसेप्शंस होते हैं, ठीक पैसों को लेकर भी लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। एक पुअर इंसान को महीने के 10,000 रुपए भी मिल जाएं तो उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं। सच तो यही है कि हम बुकिश नॉलेज यानी किताबी ज्ञान से बहुत कम सीख पाते हैं जितना हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक इंसान जिसका स्टॉक मार्केट में काफी लॉस हुआ, वही इस लॉस को एक्सपीरियंस कर सकता है और उस एक्सपीरियंस से ही वो सीख सकता है। इसी के रिगार्डिंग इकोनॉमिस्ट माइकल बेटनिक का कहना है कि लाइफ के लेसन को समझने से पहले उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट अल्ट्रिक मैंडमीर और स्टीफन नेगल ने कंज्यूमर फाइनेंसेस पर एक सर्वे किया था, और इस सर्वे को करने का मकसद ये पता लगाना था कि ज्यादातर अमेरिकन अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। थ्योरेटिकली लोगों को यही लग रहा था कि इस सर्वे में यही कंक्लूजन सामने आएगा कि ज्यादातर अमेरिकन अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्लान करते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल है उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस सर्वे में सरप्राइजिंग बात सामने आई, और वो सरप्राइजिंग बात ये थी कि ज्यादातर अमेरिकन अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादातर अमेरिकन अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। यानी पैसों को लेकर बचपन से लेकर जवानी तक उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो उसी बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका बचपन महंगाई में गुजरा है तो आप अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर अपने बचपन में आपने स्टॉक मार्केट को ग्रो करते देखा है तो यकीनन आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे।
और वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान उठाते हुए देखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की विलिंगनेस या पावर है। वो पावर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लेते हैं। और ये पावर, ये विलिंगनेस हमें एजुकेशन या हमारी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं मिली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस की वजह से ही मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जब आप छोटे थे और आपके फादर ने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को उधार पैसे दिए हों और वो पैसे उन्हें आज तक ना मिले हों, तो आपके मन में भी यही आएगा कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कभी उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह अगर आपके फादर पर ज़्यादा लोन हो और वो लोन को रिपे नहीं कर पाने की वजह से उन पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो आपके मन में भी यही आएगा कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए। यानी हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम पैसों को लेकर जो भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को हम करंट मोमेंट में मिली इंफॉर्मेशन से जस्टिफाई करते हैं और उस डिसीजन को हम अपने यूनिक मेंटल मॉडल के हिसाब से ढाल लेते हैं। यानी एक इंसान जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, प्रेजेंट टाइम में उसके लिए वही डिसीजन सेंसिबल होता है। उसे यही लगता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन अभी वो ले रहा है वही उसके लिए बेहतर है, और अपने इस डिसीजन को वो क्यों ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, और इसके जवाब में वो आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ऐसे लोग नॉर्मली मिस इन्फॉर्म होते हैं, या फिर उनके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर उन्हें बहका दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लॉटरी टिकट की बात करते हैं। ये लॉटरी टिकट मोस्टली गरीब लोग ही खरीदते हैं, और खरीदते वक्त उन्हें यह डिसीजन बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने लॉटरी के थ्रू लोगों को अमीर बनते हुए देखा है। उनका मेंटल मॉडल इसी तरह से वर्क करता है कि अमीर मेहनत से नहीं, बल्कि लॉटरी या सिर्फ गलत तरीके से पैसे कमा कर ही बना जा सकता है। और नतीजा यही होता है कि ऐसे लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं या फिर शॉर्टकट का यूज करते हैं। पैसों के साथ हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा ही क्रेजी और बचकानी चीजों से भरा होता है। जो आपके लिए पागलपन हो सकता है वो चीज मेरे लिए सेंसिबल हो। असल में हम में से कोई भी पैसे के मामले में बेवकूफ नहीं है, हम सभी चालाक हैं। लेकिन बस फर्क इतना ही है कि हम पैसों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करते हैं। इसलिए पैसों के मामले में किसी को बेवकूफ या पागल मत समझिए। बस यही समझिए कि ये जो भी चीज कर रहा है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से ही कर रहा है। लक एंड रिस्क। बिल गेट्स किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर में से एक बिल गेट्स को लगभग सभी जानते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर बिल गेट्स इतने अमीर हुए कैसे। इसे हम बिल गेट्स की कहानी से ही समझते हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में सीटल, वॉशिंगटन में बॉर्न हुए थे और बचपन से ही इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ था। और जब ये 13 साल के हुए तो इनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में करा दिया गया था। लेक साइड स्कूल पूरे सीटल में इकलौता स्कूल था जहां पर कंप्यूटर था। यहां तक कि सीटल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी कंप्यूटर नहीं था। लेक साइड स्कूल में ही बिल गेट्स की दोस्ती पॉल एलन के साथ हो गई थी, जो बाद में बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बने। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बच्चों के कोर्स का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि इसे एज अ को करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर लिया जाता था। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों को ही कंप्यूटर में जबरदस्त इंटरेस्ट था और ये दोनों ही अपना खाली टाइम कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताते थे और धीरे धीरे करके दोनों ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते चले गए। दोनों ही कंप्यूटर पर कुछ वर्क कर रहे थे कि अचानक से पॉल एलन ने फॉर्च्यून मैगजीन उठाई और बिल गेट्स को दिखाई और कहा कि 500 फॉर्च्यून कंपनी में आना कितनी बड़ी बात होती होगी। इसके जवाब में 13 साल के बिल गेट्स ने कहा कि एक दिन हमारी भी कंप्यूटर कंपनी होगी और हमारी भी कंपनी 500 फॉर्च्यून में लिस्ट होगी। और आज हम सभी माइक्रोसॉफ्ट के सक्सेस के बारे में जानते हैं। अब हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि जब बिल गेट्स ने यह बात कही तो उस वक्त 13 साल की उम्र के पूरी दुनिया में 303 मिलियन बच्चे थे। यूएसए में कुल 18 मिलियन बच्चे थे जिनकी एज 13 साल थी। न्यूयॉर्क में कुल 2,70,000 बच्चे थे जिनकी उम्र 13 साल थी और लेक साइड में सिर्फ 300 ही बच्चे थे जिनकी एज 13 साल की थी। यानी उस वक्त पूरी दुनिया के 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक बिल गेट्स ही थे जिन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज थी और जो 13 साल की एज में कंप्यूटर खरीदने के लिए केपेबल थे और जिनके मन में कंप्यूटर कंपनी बनाने का ख्याल आया। बिल गेट्स का यह मानना था कि अगर उनकी लाइफ में लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। यानी हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि आज अगर बिल गेट्स इस मुकाम पर हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग लक की बदौलत ही हैं। हालांकि इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग है, लेकिन उन्हें इस मुकाम पर लाने वाला सिर्फ उनका लक था। अब हम बात करते हैं बिल गेट्स के एक और फ्रेंड केंट इवांस की। बिल गेट्स और इवांस की फ्रेंडशिप तब हुई जब बिल गेट्स 8th ग्रेड में थे। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस तीनों ही बचपन से ये सपना देखते थे कि एक दिन तीनों मिलकर कंपनी बनाएंगे। यहां तक कि तीनों ये भी डिस्कस करते थे कि कौन सीईओ बनेगा और कौन मैनेजर। लेकिन दोस्तों, किस्मत का कुछ अलग ही प्लान था। माउंटेनियरिंग करने के दौरान केंट इवांस की डेथ हो गई। हैरत की बात यह थी कि पूरे यूएसए में माउंटेनियरिंग करने के दौरान सिर्फ 36 लोग की ही डेथ होती थी और माउंटेनियरिंग में 1 मिलियन में से सिर्फ
एक लोग की ही डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जहां बिल गेट्स के पास लक था, वहीं केंट इवांस की किस्मत में रिस्क आया। केंट इवांस ने उस रिस्क को फेस किया जो लाखों लोगों में से किसी एक को मिलता है। बिल गेट्स और केंट इवांस दोनों ही की एनर्जी सेम थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और दोनों के ख्वाब भी सेम थे, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग हो गए थे। ये सच है कि लक और रिस्क आपस में सिबलिंग है, यानी दोनों ही भाई बहन जैसे हैं और दोनों ही एक जैसे ही होते हैं। अगर आपको यकीन करना हो तो आपको दोनों पर ही यकीन करना होगा। लक और रिस्क, ये दोनों फैक्टर्स हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। कभी हमारा लक हमारे साथ रहता है तो कभी हम रिस्क में रहते हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों को ही मेजर करना और दोनों को ही एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी वेल्दी को देखें तो हमें बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि इसकी जो वेल्थ है वो इसने कड़ी मेहनत करके बनाई है। हो सकता है कि उसकी वेल्थ को पाने के लिए उसके लक ने उसका साथ दिया। या फिर अगर हम किसी वेल्दी इंसान को देखें तो हम ये परसेप्शन ना बनाएं कि इसे लक की वजह से वेल्थ मिली। हो सकता है उस इंसान ने उस वेल्थ को पाने के लिए जबरदस्त रिस्क लिया हो। सो बेसिकली यही है कि हमें बिल्कुल भी किसी की वेल्थ के बारे में परसेप्शन नहीं लगाना चाहिए। कोई अपनी किस्मत की वजह से ये बन जाता है तो कोई और जबरदस्त मेहनत करके अमीर बनता है। पैसे की ये खासियत है कि ये दोनों ही लोगों के पास आ सकता है, नेवर इनफ। दोस्तों, अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने खाने की टेबल लगी और आपसे ये कहा जाए कि आपकी जो मर्जी हो वो आप खा सकते हैं और चाहे जितना खा सकते हैं। नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक इंसान अपनी भूख से ज्यादा खाने लगता है और जिसका नतीजा ये होता है कि उस इंसान का पेट खराब हो जाता है या फिर वोमिटिंग करने लगता है। खाने की टेबल को देखकर उसे ये अंदाजा ही नहीं होता कि उसे कितना खाना है और कितना नहीं। ठीक इसी तरह का बिहेवियर हम पैसे के साथ भी करते हैं। जब हमारे पास पैसे का फ्लो बनने लगता है तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास और ज्यादा पैसा है। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम रिस्क पर रिस्क लेते चले जाते हैं। हम लालच में आ जाते हैं। हमें यह मालूम ही नहीं होता कि हमें कहां पर खुद से इनफ बोल देना चाहिए। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से, और वो खुद को ज्यादा पैसे कमाने से रोकते भी हैं। और शायद यही वजह है कि उनके पास और पैसा आता ही जाता है। इस बात को डीपली समझाने के लिए ऑथर हमें रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता में बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे, और टीनेज में पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। लेकिन आगे चलकर जो उन्होंने अचीव किया वो वाकई में सरप्राइजिंग था। मिड 40s तक पहुंचते पहुंचते रजत मैककिन्से कंपनी के सीईओ बन गए थे। मैककिन्से दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। मैककिन्से से 2007 में रिटायर्ड होने के बाद रजत को यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमिक फोरम में भी काफी अहम रोल मिला और रजत ने बिल गेट्स के साथ भी मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया था। यानी ओवरऑल रजत एक प्रेस्टिजियस लाइफ को जी रहे थे और सभी के लिए ये सीखने वाली बात थी कि एक इंसान जो स्लम में पैदा हुआ उसका उठना बैठना दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ था। 2008 तक रजत गुप्ता की वेल्थ $100 मिलियन हो गई थी। यह अमाउंट इतना था कि इस अमाउंट से रजत जो चाहते वो कर सकते थे। लेकिन रजत की ख्वाहिश कुछ और ही थी। वो मिलेनियर तो थे, लेकिन अब वो बिलेनियर बनना चाहते थे। रजत लगभग 5 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। इसके अलावा बिलेनियर बनने की ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए रजत गुप्ता साइड हसल भी करने लगे, यानी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के तरीके का इस्तेमाल करने लगे। रजत शेयर ट्रेडिंग भी जमकर करने लगे थे। उन्हें किसी ने टिप दी कि वॉरेन बुफेट बैंक के सर्वाइवल के लिए $5 बिलियन का फंड देने वाले हैं। रजत गोल्डमैन सैच्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में काफी बड़ा नाम थी। रजत को जब ये पता चला कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन बैंक में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं तो उन्होंने फंड मैनेजर राज राजारत्नम को फोन करके बताया और फिर राज राजारत्नम ने अपने लिए और रजत गुप्ता के बिहाव पर गोल्डमैन के टोटल 1,75,000 शेयर खरीद लिए और फाइनली गोल्डमैन के शेयर के प्राइस बढ़ गए। रजत ने इस टोटल 17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और राजारत्नम ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। जब ये बात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को पता चली तो इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस में रजत गुप्ता और राजारत्नम दोनों को ही जेल हो गई। जो रेपुटेशन रजत ने इतने सालों से कमाई थी वो सब कुछ थोड़ी ही दिनों में मिट्टी में मिल गई। अगर ऑथर की माने तो आपको अपने पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। और इसकी सिर्फ यही वजह है कि उन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं पता होती। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएं तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आपको इनफ बोलना पड़ता है। अगर आप खुद को रोकेंगे नहीं तो आप पैसों के जाल में फंसते चले जाएंगे और नतीजा यह होगा कि आप अपनी इज्जत भी गंवाएंगे और अपना पैसा भी। आपको 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल्स इज गेटिंग द गोल पोस्ट मूविंग। यानी जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो आपको ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे आगे के गोल पर काम करना चाहिए। एम्बिशन पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर फोकस करना चाहिए। जितनी तेजी से आप पैसे की तरफ भागेंगे उतनी ही तेजी से पैसा आपसे दूर भागेगा।
इसलिए ज़रूरी यह है कि आप धीरे धीरे पैसे की तरफ जाएं और पैसे से सेटिस्फाइड होना सीखें। दूसरी है, सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर। अपनी वेल्थ का, अपनी इनकम का कंपैरिजन किसी और से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एक ऐसी लड़ाई है जो कोई भी जीत नहीं सकता, और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसे खोलते खेलने वाला हारता जरूर है। आप अपने पैसे का कंपैरिजन करके खुद को ही मेंटली परेशान करते हैं। तीसरी है, इनफ इज नॉट टू लिटिल। इनफ के थ्रू आपको ये रियलाइज करना होता है कि अगर आपने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए पुश किया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको रिग्रेट होगा। जैसे हमने शुरू में कहा था कि आप उतना ही खाना खाइए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पर खुद को रोकना है। और चौथी है, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। रजत गुप्ता जब जेल से छूटे तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि हमें किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे रेपुटेशन की अटैचमेंट हो या पैसों की अटैचमेंट हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनवैल्यूएबल हैं, जैसे हमारी फैमिली, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। ये सभी चीजें हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलती हैं, और हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हमें यह लगे कि हमारे रिस्क लेने से इन इनवैल्यूएबल चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जरा खुद सोचिए कि ऐसा रिस्क लेने से क्या फायदा जहां पर आपकी इज्जत दांव पर लगे, या फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी फ्रीडम खत्म हो जाए। इसलिए जब भी कोई रिस्क लें तो इन सब चीजों के बारे में जरूर सोचें। सेटिस्फाई होना सीखें और पैसे को अट्रैक्ट करना सीखें। और पैसे को आप अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, एग्जाम से पहले एक रात पढ़ाई करके आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको लगातार रोजाना पढ़ाई करनी होती है। आप सिर्फ एक दिन पढ़कर टॉप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम बीट करना हो तो उसके लिए एक ही दिन की पढ़ाई काफी नहीं होती, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। तभी जाकर आप कंपटीशन बीट कर पाते हैं। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट पैसे के साथ भी है। पैसा उसी को अपनी तरफ खींचता है जो उसके पीछे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता जाता है। अगर आपको सही मायने में वेल्दी होना है तो आपको रोजाना पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। अक्सर लोग जल्दी से अमीर बनने की सोचते हैं, और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि जितनी तेजी से वो पैसा कमाते हैं उतनी ही तेजी से उनका पैसा चला भी जाता है। उन्हें पैसे की साइकोलॉजी पता नहीं होती। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि पैसा उनसे अट्रैक्ट होता है जो उसे पाने के लिए हर दिन मेहनत करते जाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को करके ही बड़ी चीजों को पा सकते हैं, और छोटी चीजें करके बड़ी चीज पाने को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। इस बात को ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर आपका अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपका वजन एक ही दिन में कम नहीं हो जाएगा। आपको अपने वजन को कम करने के लिए डेली जिम जाना होगा और डेली एक्सरसाइज करनी होगी। जब आप डेली ये सभी प्रोसेस करेंगे तभी आपका वजन कम हो पाएगा। इस बात को सही तरह से समझने के लिए हम वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट के ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक हैं। नो डाउट, इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ही राइटर्स ऐसे हैं जो ये मेंशन करते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब से की थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट जब लगभग 10 साल के थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। अभी फिलहाल वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $85 बिलियन के आसपास है, और इस $85 बिलियन में से $84.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 50 साल के पार हो गई थी, और $81.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए जब वो अपने मिड 60s में थे। यानी 40 साल तक उनकी कमाई कोई खास नहीं थी, लेकिन वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले गए। 40 साल की मेहनत का नतीजा उन्हें तब मिला जब उनकी एज 50 से ज्यादा हो गई थी। यानी वॉरेन बफेट की कमाई कंपाउंडिंग प्रोसेस के थ्रू हुई। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम शुरू में बड़े ही जोश खरोश के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता तो हम इम्पेशेंट होकर उस शेयर को कम दाम में बेच देते हैं। ऑथर बताते हैं कि कंपाउंडिंग को आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस होगा। इसी तरह जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उस बिजनेस की शुरुआत में हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हम बेचैन यानी रेस्टलेस होने लगते हैं, और नतीजतन उस बिजनेस को हम बंद कर देते हैं। वॉरेन बफेट रिचेस्ट इन्वेस्टर जरूर हैं, लेकिन उन्हें ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं माना जाता। जिम साइमंस ने 1988 से 66% एनुअली अपनी इनकम को कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने 22% एनुअली अपने पैसे को कंपाउंड किया है। सरप्राइजिंगली साइमन की नेटवर्थ $21 बिलियन है, और जबकि वॉरेन बफेट की $85 बिलियन है। यानी बफेट 75% ज्यादा वेल्दी हैं साइमन से। जब साइमन इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं तो इनकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट से इतनी कम क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर यह है कि साइमन ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत 50 की उम्र से की थी, यानी बफेट के 40 साल बाद। अगर उन्होंने भी बफेट की तरह 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग की शुरुआत की होती तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इस वक्त उनकी करंट नेटवर्थ क्या हो सकती।
बफेट और साइमन की नेटवर्थ का डिफरेंस आगे भी शायद ऐसा ही रहे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 9 + 9 + 9 + 9 यानी 9 को 8 टाइम ऐड करें, तो आप इसे फौरन ऐड करके इसका आंसर 72 बता देंगे। और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप ऐड ना करके मल्टीप्लाई करें, यानी 9 × 9 × 9 × 9 यानी 9 को आपस में 8 टाइम मल्टीप्लाई करने को कहा जाए, तो आप इसे फौरन नहीं कर पाएंगे। और मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर 134217728 आएगा। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ऐड करने में आपको क्या आंसर मिला था और मल्टीप्लाई करने में आपको क्या आंसर मिला। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पैसों को जोड़ना नहीं है, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी आपको पैसे से ही पैसा बनाना है, और वो चाहे आप बिजनेस करके करें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का नतीजा आपको फौरन नहीं मिलता, बल्कि इसका नतीजा आपको धीरे धीरे मिलता है। और इसका नतीजा ऐसा होता है जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करें, आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। एट लास्ट हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी अपनी तरफ पैसों को खींचना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा, और पैसे के लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना होगा, और पैसे को कंपाउंड करते रहना होगा, क्योंकि तभी आप पैसे को जीत पाएंगे, यानी तभी आप वेल्दी बन पाएंगे। गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, आज के दौर में अगर देखा जाए तो पैसा कमाना सबसे आसान है। आप इस डिजिटल एरा में सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर अमेजॉन या शॉपिंग ऐप पर प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यानी आज के इस टाइम में पैसे कमाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जितना आज के दौर में पैसा कमाना आसान है, उतना ही इसे बचाना मुश्किल है। वेल्दी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेल्दी बने रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। चलिए इस बात को हम एक केस स्टडी के थ्रू डीपली समझते हैं। जेस लिवरमोर, जिनका जन्म 1877 में हुआ था, इन्हें अपने दौर का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माना जाता था, और ये उस टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे जब इन्वेस्टिंग के बारे में कोई ज्यादा जानता तक नहीं था। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही लिवरमोर ने $100 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी। 1929 के दौरान लिवरमोर स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गए थे, और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। अक्टूबर 1929 तक स्टॉक मार्केट की हालत और खराब हो गई। ज्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस में आ गए थे, और जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड करने लगे थे। लिवरमोर की वाइफ डोरादी इन्वेस्टर्स के सुसाइड करने के इंसिडेंट से काफी परेशान थी, और एक दिन लिवरमोर घर काफी देर में पहुंचे। घर देर में पहुंचने की वजह से लिवरमोर की वाइफ डोराथी काफी परेशान हो गई थी, लेकिन लिवरमोर को देखकर उन्हें सुकून मिला, और उन्होंने लिवरमोर को अपने परेशान होने की वजह बताई। तो उन्होंने उन्हें बताया कि इस स्टॉक मार्केट के क्रैश में उन्हें बहुत फायदा पहुंचा है, और लिवरमोर ने सिर्फ एक ही दिन में कई $1 मिलियन कमा लिए थे। लिवरमोर ने वाइफ डोराथी से यह भी कहा कि हम वेल्दी ही रहेंगे हमेशा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां लिवरमोर की फैमिली खुश थी, वहीं एक और फैमिली जो उस दिन खुश नहीं थी, अब्राहम जर्मेंस्की की फैमिली। अब्राहम एक मल्टी मिलेनियर्स रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920 की इकोनॉमी के बढ़ने के दौरान रियल एस्टेट के थ्रू जमकर पैसे कमाए थे, और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी काफी बूम पर थी, और इसी का फायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट से भी काफी सारे पैसे कमाए थे। 1929 के मार्केट क्रैश के दौरान जब ज्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड कर रहे थे, तो उसी दौरान जर्मेंस्की की वाइफ को भी टेंशन होने लगी, और जब एक रात उनके वो घर नहीं पहुंचे तो उनकी वाइफ ने पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी, और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जर्मेंस्की ने भी बाकी इन्वेस्टर्स की ही तरह सुसाइड कर ली है। इत्तेफाक देखिए कि 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने एक को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था, और दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। वहीं इसी क्रैश ने रिचेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर जर्मेंस्की की जान ले ली थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से कमाए पैसे ने लिवरमोर के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया था, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेट लगाने लगा था। ठीक 4 साल बाद यानी 1933 में लिवरमोर ने भी सुसाइड कर ली थी, क्योंकि लिवरमोर ने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगा लिया था कि उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। लिवरमोर और जर्मेंस्की दोनों की डेथ पीरियड अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों थे वेल्दी, लेकिन वेल्दी बनकर रह नहीं पाए। यानी दोनों ने ही पैसे कमाए, लेकिन पैसे को बचा नहीं पाए। ऑथर कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, आपको होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, और पैसे कमाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए आपको रिस्क से बचना होता है, अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखनी होती है,
इसके अलावा आपके अंदर डर भी होना चाहिए। आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर वेल्दी लोग इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं और शायद इसलिए जितने भी वेल्दी लोग हैं वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने पैसे को बिल्कुल सोच समझ कर खर्च करते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म सेक्वोइया कैपिटल के हेड माइकल मोरिट से जब पूछा गया कि वो अभी तक मार्केट में किस तरह से बने हुए हैं, उनकी कंपनी का अभी तक मार्केट में लगातार टिके रहने का रीजन क्या है, इसका जवाब देते हुए माइकल ने कहा कि डर डर की वजह से ही वो आज सेक्वा कैपिटल अभी तक टिकी हुई है। मोरिट्स का ये मानना है कि उन्हें ये डर रहता है कि अगर आज उन्होंने पैसे कमाए तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी उसी तरह वो पैसे कमा पाएंगे। अगर आज उनके साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी सब चीज़ें उनके साथ अच्छी ही हों। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर अगर सर्वाइवल का डर नहीं होगा तो शायद हम ज़्यादा दिनों तक वेल्दी नहीं रह पाएंगे। ऑथर के हिसाब से वेल्दी बने रहने के लिए हमें अपने अंदर सर्वाइवल माइंडसेट रखना होगा और इसे आप 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला यह है कि आपको ये सोचना होगा कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं। अगर आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं तो आपको हमेशा बड़ा रिटर्न मिलेगा और आपको बड़ा रिटर्न तभी मिल पाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा यह है कि आपको प्लानिंग बनाकर चलना होगा। जी हाँ, सर्वाइवल माइंडसेट रखने के लिए प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। एक प्लान तभी यूजफुल होगा जब ये रियलिटी सर्वाइव कर जाए। तीसरा यह है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखनी होगी। जब आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं तो आपके अंदर सर्वाइवल माइंडसेट आने लगता है। ऑप्टिमिस्टिक होने पर आपके अंदर बिलीफ भी आता है कि आप कैसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बल्कि उस पैसे को बचाए रखना मुश्किल है। इसलिए जब आप पैसे कमा लें तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे को कैसे बचाएं और आप पैसे बचाकर ही पैसे को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। टील्स यू विन। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को करते रहते हैं और बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्लान सक्सेसफुल होते हैं और कुछ प्लान में हमें फेलियर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी सक्सेस के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस सक्सेस को पाने के लिए वो इंसान कितनी बार फेल हुआ होगा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ब्रैड पिट को 30 साल लगातार काम करने के बाद स्टार गिल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकाप्रियो को बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन 5 बार मिला, लेकिन जीता उन्होंने एक ही बार। हमें नहीं पता कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें हमें कितनी सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हम कामयाब होते हैं, तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें हम फेल हो जाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखेंगे उन्हें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर मिली होगी और वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें फेलियर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उनकी नज़र मेजॉरिटी आउटकम पर होती है। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलता है कि सक्सेस होने पर उन्हें क्या मिलेगा। अगर ब्रैड पिट शुरू में अवार्ड ना मिलने की वजह से एक्टिंग छोड़ देते तो क्या वो इतने पॉपुलर एक्टर होते और क्या उन्हें 30 साल के बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता। ब्रैड पिट को यह समझ आ गया था कि आपके कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं और कुछ नहीं, लेकिन आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। आपको अपने एम की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आपको टेल के बारे में सोचना चाहिए, यानी एंड रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आसपास जो भी प्रॉफिटेबल, फेमस और इन्फ्लुएंशियल चीज़ों को देखते हैं वो टेल इवेंट का ही नतीजा होता है। यानी उस चीज़ को अचीव करने के लिए लाखों एफर्ट्स किए जाएंगे। जब हम अपना फोकस टेल इवेंट पर करने लगते हैं तो हमारे सामने कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी परेशानी आ जाए, हमें अपना मनचाहा रिजल्ट मिल ही जाता है। और टेल इवेंट पर फोकस करके हमें यह भी समझ में आने लगता है कि यह कितना रेयर और पावरफुल है। टेल एंड ड्रिवन आपको कई सारी कंपनीज भी मिलेंगी और टेल एंड ड्रिवन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म। अक्सर वेंचर कैपिटल फर्म नए नए स्टार्टअप को फंडिंग करती है। एक वेंचर कैपिटल फर्म नॉर्मली 40 से 50 स्टार्टअप को फंडिंग देती है और उस वेंचर कैपिटल को यह भी मालूम होता है कि इस 40 से 50 स्टार्टअप में आधे से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होता है कि एटलीस्ट 10 स्टार्टअप तो चलेंगे ही और उन 10 में से 2 या 3 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो उनके लिए बोनांजा ऑफर की तरह होंगे, यानी उनका रिटर्न 100% से भी ज़्यादा होगा। और वेंचर कैपिटल उन्हीं 2 या 3 स्टार्टअप से अपने पूरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे को प्रॉफिट समेत वापस ले लेती है। इसी तरह जब कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उसे भी ये मालूम होता है कि पोर्टफोलियो में शामिल हर स्टॉक उसे अच्छा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन पोर्टफोलियो में शामिल 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जो पूरे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट कवर करके दे देंगे। ऑथर की माने तो टेल इवेंट ही सब कुछ है और जिसने ये समझ लिया वो ही सक्सेसफुल हुआ। आप जितने भी वेल्दी लोगों की कहानी सुनेंगे आपको उनके बारे में यही पता चलेगा कि वो हमेशा टेल इवेंट के बारे में सोचते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि बिजनेस में टेल्स ही सब कुछ है तो आपके लिए फेल होना, बिजनेस का ना चलना, लॉस होना, ये सभी बातें नॉर्मल हो जाती हैं। आपको फेलियर बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगता
और आप इसे भी वेल्दी होने का एक पार्ट मान लेते हैं और आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फेलियर भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। हमारे साथ इशू यही होता है कि हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, हम पैनिक करने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे साथ कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत मेहनत की थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेहनत का रिजल्ट तो हमें हमेशा एंड में ही मिलता है। अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि कई बार आप स्टॉक पिक करने में गलती कर जाएं, या अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो ये आपके साथ बिल्कुल हो सकता है कि आप एक खराब और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बेचने लग जाएं। ग्रेट इन्वेस्टर्स पीटर लिंच का ये मानना है कि अगर आप किसी बिजनेस में अच्छे हैं तो यानी आप उस बिजनेस में 10 में से 6 बार करेक्ट होंगे और 4 बार इनकरेक्ट होंगे, यानी आपके 6 डिसीजन सही होंगे तो 4 डिसीजन गलत होंगे। हम अपने ऊपर सही चीज़ों को करने के लिए खुद पर मेंटल प्रेशर बनाने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी फेल हुए थे और 25 साल क्रिकेट खेलकर भी उनसे कई गलतियां हुई थीं, और अगर ऐसा ना होता तो 664 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी 100 सेंचुरी से और कई ज्यादा सेंचुरीज होती। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क हर बार सही ही डिसीजन लेते हैं? नहीं, उनके कई बार कई डिसीजंस गलत भी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनके गलत डिसीजन के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हम उनकी सक्सेस को ही देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। हम में और उनमें बस फर्क यही है कि वो फेलियर को प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं, उसे खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि टेल इवेंट में फेलियर जरूर मिल सकती है, और उनका फोकस सिर्फ टेल इवेंट पर ही होता है, क्योंकि टेल इवेंट के एंड में सक्सेस उनका वेट कर रही होती है। फ्रीडम फ्रीडम का यही मतलब होता है कि आप कोई भी चीज अपने मन के हिसाब से कर सकें, वो भी बिना किसी की रोक टोक के। और जब आप वेल्दी होते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपको ये आज़ादी मिलती है कि आप अपने पैसों का कुछ भी कर सकते हैं। और जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है तो आपको हैप्पीनेस भी मिलती है। देखा जाए तो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को इसलिए चुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट और हर इंसान के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक छोटे बच्चे को भी देखकर हमें खुशी मिल जाती है, और अपने चहेते फिल्म स्टार को लाइव देखकर भी हमें खुशी मिल जाती है। लेकिन अगर हम हैप्पीनेस की कॉमन डेनोमिनेटर की बात करें तो हैप्पीनेस हमें तभी मिलती है जब हमारी लाइफ हमारे ही कंट्रोल में होती है। अपनी लाइफ में हम जब भी कर रहे होते हैं उसका कंट्रोल जब हमारे हाथ में होता है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। आप कितना भी ज्यादा पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके अपने कंट्रोल में नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते। वहीं अगर आप कुछ भी ना कमा रहे हों लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है तो आप डेफिनेटली खुश हैं। ऑथर कहते हैं कि अक्सर लोग यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ कंट्रोल में रहे, और जब कोई उनसे किसी काम को करने के लिए कहता है तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें डिसएम्पावर्ड किया जा रहा है या डोमिनेट किया जा रहा है। उन्हें यह लगता है कि सामने वाला अपनी चॉइस उन पर थोप रहा है, जबकि इंसान के पास खुद ये चॉइस रहती है कि वो दूसरे की चॉइस को हाँ कहे या फिर ना कहे, या फिर सिंपली वही करे जैसा उनसे कहा जाए। जब हम चॉइसेस के इस खेल में फंस जाते हैं तो हमें ये रियलाइज होने लगता है कि फ्रीडम होना कितना जरूरी है, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि ये आपको चॉइस देती है कि आप अपने टाइम और अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेरेक साइवर्स से जब उनके एक फ्रेंड ने यह पूछा कि वो इतने रिच कैसे हुए, तो इसके जवाब में वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो जॉब करते थे, और उस जॉब में उन्हें $1800 की सैलरी मिलती थी, और वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ न कुछ सेव करते थे। 2 साल के अंदर उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। जॉब करने के दौरान उनकी एज 22 साल थी, यानी 22 साल की एज में उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। $12,000 सेव करने के बाद डेरेक ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जॉब छोड़कर वो एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। डेरेक को हर महीने म्यूजिक का कोई ना कोई असाइनमेंट मिलने लगा था, और असाइनमेंट से मिलने वाले पैसे से वो अपना खर्च चलाते थे। ओवरऑल डेरेक को अब पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई थी। उनको किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी, और वो अब ऐसे काम से पैसा कमा रहे थे जिसे करके उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। डेरेक के दोस्त ने आगे की कहानी पूछी कि फाइनली डेरेक तुम अमीर कब बने। आगे फिर उनके फ्रेंड ने उनकी कंपनी के बेचने का जिक्र करते हुआ कि डेरेक क्या तुम अपनी कंपनी बेचकर अमीर हुए थे। इसका जवाब डेरेक ने बड़ी खूबसूरती से देते हुए कहा था कि कंपनी बेचना तो सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन था, असल में अमीर वो 22 साल की उम्र में बन गए थे जब वो फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। यानी कि हम अमीर असल में तब होते हैं जब हम वो काम करते हैं जिसे करने में हमें मजा आता है, और उस काम को करने में हमें पैसे भी मिलते रहते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, और उसी को करते हुए आपको पैसे भी मिलते रहें। लोग अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब चेंज करके उन्हें ज्यादा पैकेज मिलेगा, जबकि ज्यादा पैकेज से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। अब हम बात करते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को
महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कार चलाने वाला इंसान कितना रिच होगा या उसने इस कार को खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी, बल्कि आप यही सोचते हैं कि काश ऐसी ही महंगी कार हमारे पास भी होती। और ये एक पैराडॉक्स होता है। अक्सर लोग इसलिए वेल्दी होना चाहते हैं ताकि उन्हें लोग एडमायर कर सकें, लोग उन्हें पसंद करें। और ऐसे लोग इसलिए महंगे कपड़े, महंगी कार, महंगी घड़ियां खरीदते हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, दूसरे उन्हें एडमायर करें। बल्कि रियलिटी में दूसरे उनसे इम्प्रेस या एडमायर नहीं होते। उनके महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां और महंगी कार देखकर दूसरे लोग अपने लिए एक बेंचमार्क तय कर लेते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही घड़ी लेनी है, ऐसी ही महंगी कार लेनी है और ऐसे ही महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं। और उनके अंदर भी सेम डिजायर होती है कि उनसे भी लोग इम्प्रेस हों और लोग उन्हें भी एडमायर करें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान हमेशा से चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे एडमायर करें, उसे ही लोग अपना रोल मॉडल माने। और इसके लिए ज़्यादातर लोग पैसे का सहारा लेते हैं या फिर महंगी चीज़ों को फ्लॉन्ट करके दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें भी ये मालूम होता है कि दूसरे भी यही चाहते हैं। वो आपसे और आपकी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते हैं, बल्कि उनकी खुद की पर्सनल डिज़ायर उन्हें आपसे बात करने के लिए मजबूर करती है। लोगों को पैसे से इम्प्रेस करने से बेहतर है आप उन्हें अपनी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी से इम्प्रेस करें, क्योंकि इन चीज़ों से बनाया गया इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप कितने भी गरीब या अमीर हो जाएं, लेकिन अपने नेचर से आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम पैसे को तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वेल्थ को नहीं। वेल्दी होना एक स्टेट ऑफ लिविंग है। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह आप वेल्थ को भी नहीं देख सकते। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो महंगी महंगी कार चलाएंगे, लेकिन महंगी कार होने पर भी वो इतने अमीर नहीं होते। वहीं आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे जिनके पास नॉर्मल सी कार होगी, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत अमीर होंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर किसी के पास महंगी कार है तो वो एक्चुअल में वेल्दी हो सकता है, लेकिन उस महंगी कार की वजह से उसकी वेल्थ कम हो जाती है। ऑथर ने इस बात को हमें एग्जाम्पल देकर समझाया है कि अगर आपने 1 करोड़ की कार दी है तो इसका यही मतलब हुआ कि आपकी जो वेल्थ थी उससे आपके 1 करोड़ रुपए कम हो गए। मोस्टली जो वेल्दी होते हैं इसीलिए महंगी कार खरीदना अवॉइड करते हैं। हम अक्सर वेल्थ को देखकर ही जज करते हैं और हमें सामने वाला जैसा दिखता है हम उसी हिसाब से अपना परसेप्शन बना लेते हैं। अगर कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो हमें यही लगने लगता है कि सामने वाला वेल्दी है, लेकिन हमें पूरी रियलिटी नहीं पता होती। हो सकता है सामने वाले ने कपड़े तो महंगे पहने हैं, लेकिन उसके ऊपर लाखों करोड़ों का डेब्ट हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म की वजह से आज लोग आसानी से खुद को वेल्दी दिखाते हैं, जबकि वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। लोन लेकर आप भी महंगी कार ले सकते हैं, आलीशान घर बनवा सकते हैं या फिर महंगे कपड़े पहन सकते हैं। ये सब करना आसान है, लेकिन इन चीज़ों को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। महंगी कार लेंगे तो ईएमआई भी ज़्यादा आएगी और फिर उसका मेंटेनेंस का बिल भी ज़्यादा आएगा। यानी महंगी चीज़ें लेना आसान है, लेकिन उन्हें मेंटेन करना मुश्किल। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप वाकई में वेल्दी होंगे। इसी तरह सिंगर रिहाना ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में बैंकरप्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को केस कर दिया था। कोर्ट में एडवाइज़र ने रिहाना से यही कहा कि जब आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगी तो एंड में आपके पास सिर्फ महंगी चीज़ें ही बचेंगी, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। अक्सर जब कोई ये कहता है कि वो करोड़पति बनना चाहता है तो उसका यही मतलब होता है कि वो करोड़ों रुपए खर्च कर सके। हम रिच और वेल्दी होने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। रिच आपकी करंट इनकम बताती है। अगर आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो आप अमीर हैं, लेकिन वहीं अगर सालों से आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते और जाते रहे हों तो आप वेल्दी हैं। आज आप अमीर हैं, हो सकता है कल आप अमीर ना हो। आज आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लेकिन हो सकता है कल ना हो। सही मायने में वेल्दी कभी हमें दिखाई नहीं दे सकती। वेल्थ एक ऐसी इनकम होती है जो आप कभी खर्च नहीं करते। आज के दौर में हमें रिच इंसान तो मिल जाएगा, लेकिन वेल्दी इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि वेल्दी लोग बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रहते हैं और ये ज़्यादा सोसाइटी में लोगों के सामने खुलकर नहीं आते हैं। और इनके रहन सहन या ड्रेसिंग से आपको अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा कि ये रिच हैं। डीप डाउन अगर हम देखें तो हर इंसान वेल्दी ही बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आज अगर उसके पास करोड़ों रुपए हों तो कल वो करोड़ों रुपए खत्म हो जाएं। इंसान यही चाहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हमेशा रहें और ये बढ़ते ही जाएं। इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और ये सभी चीज़ें आपको तभी मिलती हैं जब आपको ये मालूम होता है कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसे आपने खर्च नहीं किया है। आप खुद सोचिए कि किस बात से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हों या फिर आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए खर्च हो गए हों। जाहिर सी बात है आपको इस बात से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और ये रुपए ऐसे हैं जिन्हें आप खर्च नहीं करना चाहते। जब ये सोच आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुद को वेल्दी समझिए, और जब ये सोच आपके अंदर आ जाती है तो आप सच में फ्री और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हम इंसान आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रोल मॉडल की तलाश करते रहते हैं, और ऐसा करके ही हम आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ऑथर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अच्छे ऑथर को पढ़ना होगा। आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे एक्टर की मूवीज़ देखनी होंगी। उसी तरह आपको अगर वेल्दी बनना है तो आपको एक वेल्दी इंसान को रोल मॉडल बनाना होगा।
लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कौन वेल्दी है कौन नहीं, और हम किसी को बिना देखे या बिना जाने रोल मॉडल नहीं बना पाते। ज़रूरी नहीं है कि जो देखने में रिच है वो वाकई में रिच हो सकता है वो उतना रिच नहीं हो जितना आप समझते हैं, और जो आपकी नज़र में गरीब दिख रहा है हो सकता है वो वेल्दी हो। इसलिए किसी को क्विकली जज ना करें, स्पेशली किसी को उसकी हैसियत से तो बिल्कुल भी जज नहीं करें। नथिंग्स फ्री। अक्सर हम टीवी पर ऐड देखते हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदने पर आपको दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और आप जब ये प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं तो आप फ्री के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन असल में मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आप जिस प्रोडक्ट को फ्री समझते हैं उसका दाम आप कहीं ना कहीं पहले ही दे चुके होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें कई चीज़ों की ऑब्वियस प्राइस तब तक नहीं पता होती जब तक हम उस चीज़ को खरीद नहीं लेते या उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ले लेते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मूवी पैसा वसूल तभी लगती है जब तक आप उसे देख नहीं लेते और जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। मूवी अगर अच्छी है तो पैसा वसूल, और अगर बुरी है तो पैसे वेस्ट। और दोनों ही एक्सपीरियंस को पाने के लिए सबसे पहले आपको मूवी का टिकट लेना पड़ता है। हमें अक्सर दूसरों की जॉब ईजी लगती है और हमें यही लगता है कि इसकी जॉब तो बड़ी आसान है, काश इसकी जॉब मैं कर पाता। लेकिन एक्चुअल में उस जॉब को करने में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं ये वही देख पाता है जो उसे कर रहा होता है। हमें दूसरों की जॉब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसके स्ट्रगल्स हमारे लिए इनविजिबल होते हैं। हमारे लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के दौरान हमें टफ लगती हैं लेकिन थ्योरी में आसान होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम सक्सेस की क्या कीमत होगी इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जब सक्सेस पाने की हमें कीमत ही नहीं पता होती तो हम सक्सेस के लिए पे भी नहीं कर पाते, और इसलिए हम सक्सेस भी नहीं हो पाते। सक्सेस पाने के लिए हमें एक कीमत देनी होती है। ठीक इसी तरह एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए भी हमें प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन ये प्राइस हमें डॉलर, रुपीस या फिर पाउंड में नहीं पे करना पड़ता, बल्कि ये प्राइस हमें फियर, वॉलेटिलिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट के फॉर्म में पे करना होता है। और इन प्राइसेस को हम ओवरलुक भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इन प्राइसेस को रियल टाइम में फील करते हैं। यानी जब हमें डर लगता है तो हम अपने डर को फील कर सकते हैं, जब हमें रिग्रेट होता है हम वो भी फील कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने लिए कार लेनी हो और आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे जाएं तो आप उन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? पहला ऑप्शन यह है कि कार आपको 5 लाख में मिल रही है। दूसरा ऑप्शन यह है कि कार आपको सेकंड हैंड मिल रही है 3 लाख में। और तीसरा ऑप्शन यह है कि आप कार चुरा लें। देखा जाए तो तीनों ही तरीकों से कार आपके पास आ सकती है, लेकिन आप तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए ईजी रहेंगे और आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करके कार ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। ऐसे लोग प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उन्हें इसका प्राइस भी पता होता है कि कार चुराने पर उन्हें क्या प्राइस पे करना हो सकता है, और उन्हें यह भी पता होता है कि अगर वो नहीं पकड़े गए तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उनके पास एक कार आ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि धन की देवी उसी पर मेहरबान होती है जो उसे ईमानदारी से कमाते हैं, इसलिए कार चुराने वाले देर सवेर पकड़े ही जाते हैं। ठीक यही चीज इन्वेस्टिंग के साथ भी होती। मॉर्निंगस्टार कंपनी ने कुछ ऐसे टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई किया था कि वो मौका पड़ने पर कभी स्टॉक से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते तो कभी बॉन्ड के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते। यानी ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न के लिए प्राइसेस नहीं पे करना चाहते थे। मॉर्निंगस्टार की रिपोर्ट की माने तो 2007 के रिसेशन के बाद टोटल 112 टैक्टिकल म्यूचुअल फंड थे, जिनमें से सिर्फ 9 ने ही बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया था। बाकी म्यूचुअल फंड 60-40 स्टॉक फंड के बीच में ही फंसे रहे। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि जो लोग बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर खरीदने के लिए कोई भी प्राइस पे करने को तैयार रहते हैं, वो लोग जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो इतना घबराते क्यों नहीं हैं या इतना ज़्यादा प्राइसेस पे करने को तैयार क्यों नहीं रहते हैं? इसका यही जवाब है कि इन्वेस्टिंग में आपको रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलता है, आपको वेट करना होता है। आप इन्वेस्टिंग के प्राइस टैग को फौरन नहीं देख पाते, जबकि कार और घर लेना इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में लेस टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। जब आपके पास यूटिलिटी बिल आता है तो आप खुश नहीं होते हैं, आपको बिल सज़ा की तरह लगने लगता है। आप हैवी मन से बिल भरते हैं, आपको ये फाइन की तरह लगता है। जनरली हम फीस देने से नहीं घबराते हैं, बल्कि हमें फाइन देने में परेशानी होती है। ठीक इसी तरह अगर हम मार्केट वॉलेटिलिटी को फाइन की तरह न लेकर फीस की तरह लेंगे तो हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जहां पर हम इन्वेस्टमेंट में गेन करने लगेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि मार्केट रिटर्न्स कभी भी फ्री नहीं होते हैं। जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप पे करते हैं, ठीक उसी तरह आपको इसके लिए भी पे करना होगा। हालांकि आपको इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको मिलेगा वही जितना आप इसके लिए पे करेंगे। आप फ्री में यूज़ करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी हालत उस चोर की तरह होगी जिसने कार को पाने के लिए उसे चुरा लिया था। इन्वेस्ट करने की फीस को फाइन की तरह मत लीजिए। अगर आप उसे फाइन की तरह लेंगे तो आप इन्वेस्टिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि धन की देवी उसी से खुश होती हैं जो उस धन को कमाने के लिए प्राइस पे कर सके। अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्राइस तो पे करना होगा, और उस प्राइस को आप वेल्दी बनने की फीस समझकर दीजिएगा।